वीडियो में मैं बात करूंगा चैप्टर 2 पहले होता था, अब चैप्टर 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। जिसके अंदर बात करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। इसमें पहले डिस्कस करेंगे फेज में 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर 11 to 20 डिस्कस करेंगे, फिर जैसे भी करेंगे। मेन बात ये है कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन ये कहता है, देखो जिसको भी नहीं पता चैप्टर का कोई बात नहीं, पर आप इससे थ्योरी से आंसर से आप सीख जाओगे। पहला है कि डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, ठीक है। व्हाट ड्राइव द राइट ब्रीफ अबाउट ईच टाइप विद एग्जांपल, ठीक है। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो। होमोजीनियस मतलब जब दोनों सेम स्टेट में हो, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है तो हेट्रोजीनियस, आपको याद रहेगा। एक एक आप एग्जाम्पल ही बता सकते हो। होमोजीनियस का एक एग्जाम्पल बता दो। देखो सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो हम दोनों पार्टिकल को अलग अलग नहीं कर सकते, सिंपल फिजिकल फिनोमिना से हम उसको अलग नहीं कर सकते, तो वो क्या रहेगा, होमोजीनियस। अगर सिंपल फिजिकल फिनोमिना से सेपरेट किया जा सके उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनियस। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये बताओ मिल्क मिल्क जो है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बताओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्ट बनाते हैं, बताओ मिल्क क्या है। मिल्क के अंदर हम वाटर का मिक्स देख सकते हैं, होमोजीनियसली मिक्स है। और क्या आप मिल्क के पार्टिकल को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, होमोजीनियस है। आप बताओ हेट्रोजीनियस क्यों है। ये बेसिकली हम फिजिकल फिनोमेना की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूध को घुमाऊं तो उसके अंदर से मलाई निकाल सकता हूं, बेसिकली दूध के अंदर से पानी को अलग कर सकता हूं। तो इसीलिए ये कौन सा मिक्सचर माना जाएगा, हेट्रोजीनियस, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट किया हमने बात को। आगे बात करते हैं हम। अब आपके पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपको ये तो पता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होता है, बट आपको बात ये करनी है कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, और गैसेस सॉल्यूशन क्या होते हैं। इसके लिए आपके बुक में एक टेबल है, ठीक है। जैसे आप बात करोगे, अगर मैं सॉल्यूट को गैस ले लूँ, गैस के अंदर मैं क्या डालूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, मेरे पास सॉल्वेंट क्या है, गैस है, तो सॉल्यूट में क्या क्या डाल सकता हूँ, इसमें सॉलिड डाल सकता हूँ, लिक्विड डाल सकता हूँ, गैस डाल सकता हूँ। ऐसे कुछ 3 सॉल्यूशन बनेंगे, सबके एक एक एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। ये टेबल एक बना हुआ है, आप उसको एक बार देख सकते हो। एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दे दे और पूछेंगे कौन सा टाइप का सोल्यूशन है, सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्वेंट का है। अगर जो भी एनसीईआरटी की बुक आप प्रेफर करते हो तो उसमें देखो आपको बुक में दिखाई देगा, देखो। और दूसरी बुक तो प्रेफर करनी भी नहीं है। स्टार्टिंग में आ जाओ, पहले या दूसरे पेज पे आ जाओ, ये वाला चार्ट आ रहा है समझ। जो थ्योरी में नहीं लिखा होगा तो आप इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज गैस। देखो सॉल्यूट अगर गैस है, सॉल्वेंट हमारा क्या है, सॉलिड है, तो बताओ कौन सा है वो। देखो सॉल्यूट मेरा गैस है, एग्जाम्पल देखो, देखो हाइड्रोजन गैस ले सकता हूँ, ठीक है। और सॉलिड मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। इसके लिए एग्जाम्पल है पैलेडियम। देखो जैसे क्या होता है, पैलेडियम एक मेटल है जो कि सॉल्वेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट के पार्टिकल इसके ऊपर क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। यस, पैलेडियम आप पढ़ते हो ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, तो आप ये समझो कि पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन आते हैं कि पैलेडियम की रॉड क्यों इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस में, तो ये कारण है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद आती है डिफाइन द टर्म, जो डिफाइन करने के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मास परसेंट क्या होता है। अब फटाफट से मुझे फॉर्मूले बताते रहो, हम इसको खत्म करते हैं, थर्ड क्वेश्चन को भी। आपको पता है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन खत्म कर दिए, वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन का मतलब बताओ क्या होता है। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में जितने हैं। आपको सॉल्यूट के अगर पूछे हैं कि मोल बताओ तो आप कैसे बताओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वेरी गुड।
तो अगर देखो कि सिंपल सा फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखा है, मोल्स आपको किसके लिखने हैं, ऊपर सॉल्यूट के, नीचे इसके सॉल्यूशन के। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो सॉल्वेंट के मोल, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल। दोनों मोल को अगर मैं ऐड करूँ दोनों फ्रैक्शन को तो टोटल कितना होता है। मैं पूछूं कि आपके 4 सब्जेक्ट में नंबर इतने इतने हैं, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स इन द मैथ सब्जेक्ट, तो मैथ्स के नंबर अपॉन टोटल नंबर, यही करोगे। अगर टोटल में पूछूं कितना परसेंट होता है तो क्या बोलोगे, 100%। 100% का मतलब 100 अपॉन 100, फ्रैक्शन क्या होगा 1। समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैथ है। मोलैरिटी क्या होता है बताओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर ले रहे हैं तो ऊपर ऐसे 1000 लिखेंगे। समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड वेट ऑफ क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, हमेशा याद रखो। मोलैलिटी में वेट किसका होगा, सॉल्वेंट का, और वो भी किस में लिया जाता है, केजी में। इन 2000 कर देंगे ऊपर। देखो अगर कहीं पर भी वॉल्यूम का टर्म आ गया, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। बाकी किसी भी चीज़ में क्या वॉल्यूम नज़र आ रहा है, वेट, मास, ऐसा ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। आ रही है बात समझ। तो यही क्या होता है, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसको आपको समझ में आया, फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लो इसको। नोट करने के लिए हमारे पास टाइम है, एडिटिंग में मैं उसको काट दूंगा, बिल्कुल ना घबराएं, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना मचाएं। आजकल तो सर के बढ़िया बोर्ड पे पढ़ रहे हो। मैं भी उस पर पढ़ाऊँगा इसके बाद जाके, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उसको। हाँ मैंने पता क्या स्ट्रैटेजी सोची है, मेरा जो टैबलेट है वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, सॉरी थ्योरी वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आपके बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या लिखा है क्वेश्चन में, नाइट्रिक एसिड बाय सॉल्यूशन, ये लिखा है ना लाइन, इसको अंडरलाइन करो। अगर आप बुक लाते तो मैं आप उसको अंडरलाइन कराता, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड, अगर डेंसिटी आपको गिवन है कितना 1.504, यही है ना, ग्राम पर ml, यही लिखा हुआ है वैल्यू। निकालना क्या है आपको, मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है, सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में अप्रोच करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसमें देखो आपको निकालना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको और एक्सप्लेनेशन करके लिखना चाहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ml में ले रहा हूँ, ये क्या होगा 1000। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो पहले इस लाइन का मतलब समझो ध्यान से, इसको हम कैसे समझेंगे, पढ़ना सीखो कि 68 ग्राम आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड है। 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 कितने सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई बस समझ। अब बताओ आपको नाइट्रिक एसिड गिवन है तो सॉल्वेंट पता है आपको कितना होगा, सॉल्वेंट का मास क्या होगा अगर आप ध्यान देते हो तो क्या हो जाएगा 32 ग्राम। अब ध्यान दो, आपको सबसे पहले इधर क्या निकालना है, सॉल्यूट क्या है आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है, सॉल्यूट यही होगा। अब मास कितना है 68 ग्राम, मोलर मास HNO3 का कितना होता है, देखो मोलर मास निकाल लेते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का कितना हो गया 48, तो कितना हो जाएगा, देखो मैथ तो मेरी मुश्किल है थोड़ी सी,
48 और 15 ये हो जाएगा 63। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है क्या? इस V का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? तो ये नहीं पता आपको, तो अब सारी कहानी अटकेगी इस पे। अब इससे कैसे काम करेंगे? देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो लाइन पढ़ो, डेंसिटी किसकी गिवन है, देखो पढ़ के क्या लिखा है इधर, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होगा। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है ना। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको? 100 ग्राम में आपको पता है इतना होता है, तो आप 100 ग्राम क्या ले लोगे? मास ले लोगे। तो उससे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर पुट करोगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, निकाल सकते हो। करो एक बार, ट्राई करो। बिल्कुल वॉल्यूम निकालो। देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ। 1.504 वॉल्यूम निकालना है। मास आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है, ध्यान से सीख लो, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मिसिंग होता है। बच्चों को याद नहीं रहता कि मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, वो जल्दबाजी में मास ऑफ सॉल्वेंट लिख देते हैं। भाई डेंसिटी जिसकी गिवन है वही तो लिखा जाएगा ना। आप जो भी क्वेश्चन इधर करवा रहा हूँ आप घर जाके प्रैक्टिस करना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन एक एक आ गया ना, आराम से आपको थ्योरी समझ में आ गई है। के साथ हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो क्वेश्चन में पूछा है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट। मतलब क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो आपको सॉल्यूट गिवन है 10 ग्राम, माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट आ जाएगा। अब देखो मोलैरिटी तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अब मोलैरिटी भी निकालनी है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है? अब ध्यान से सोचो, अगर मेरे पास यही क्वेश्चन होता, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, यही होते हैं। नीचे क्या आता? सॉल्वेंट का वेट आता है ना। सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालते? देखो 100 ग्राम, हाँ 32 आ जाता है बस। डेंसिटी के फॉर्मूले 32 क्यों लगाएंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ही रहेगा ना, क्योंकि परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। मैं भी आपके साथ इधर कर रहा हूँ, आप भी करने की कोशिश करें। मजा आ रहा है? देखो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको गिवन है 10% वेट बाय वेट, आपको क्या गिवन है? ग्लूकोज। ठीक है, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है H12O6 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा याद रखो भाई, परसेंटेज हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, ना कि सॉल्वेंट। ये सबसे बड़ी गलती है ना, यही ध्यान से देखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 10 ग्राम, इसका मोलर मास निकालो। 6 कार्बन है तो 12 गुना 6, 12 इंटू 1, 16 गुना 6। मुझे तो ऐसे ही याद है 180 आ रहा होगा। 180 आएगा टोटल, मुझे वैसे याद है, मैंने रट्टा मार रखा है। ठीक है, अब ये बताओ मोलैरिटी। अब आपको डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 1.2 ग्राम पर ml। निकाल सकते हो? करके दिखाओ, फाइनल आंसर बताओ। मुझे नहीं पता, अपनी कॉपी में करो। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, मैं वीडियो में बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको पहले आंसर निकालना आना चाहिए। देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, अब बात हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर। मतलब आपको क्या गिवन है? मोलैरिटी गिवन है। मतलब इतने मोलैरिटी आपकी सॉल्यूशन की ये होनी चाहिए, फिक्स है ये।
आपको पूछा क्या है कि कितना वॉल्यूम सोल्यूशन लगेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, आपको ये निकालना है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, कितना मोलर HCl, हमें कितना वॉल्यूम HCl चाहिएगा जब 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ N2 Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इक्विमोलर मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर। एक चीज़ उन्होंने बोल दी गई है, अगर हम रिएक्शन करें, पहले तो हम रिएक्शन करें, एक मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 की बात करें, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या आने वाले हैं, बराबर, और वो एक मिक्सचर है जिससे हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले ध्यान से समझो क्या करना है पड़ेगा हमें, सोचो। अगर आप इनमें से एक का भी मोल निकाल लेते हो, फॉर एग्जांपल NaHCO3 का निकाल दिया, तो Na2CO3 का पता लग जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है, एक का आ जाएगा तो दोनों का सेम है। क्या हमें मास गिवन है Na2CO3 का, गिवन वेट गिवन है Na2CO3 या NaHCO3 का, नहीं गिवन नहीं है, ये 1 ग्राम मिक्सचर का है। मैंने कहा कि मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, NaHCO3 भी है और दूसरी चीज़ क्या है, Na2CO3। इस दोनों का वेट कितना है, 1 ग्राम। देखो अब कैसे करेंगे, अगर मैं इसको मान लूँ ये Na2CO3 मेरा x है, तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स ग्राम होगा। सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब मेरे को ये पता है नंबर ऑफ मोल्स दोनों के क्या है, इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा नंबर ऑफ मोल्स लिखना लंबा हो जाता है, तो क्या लिख देता हूँ, Na2CO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं और NaHCO3 के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम है। गिवन मास इसका क्या लिखते हैं, x। Na2CO3 का पूरा बताओ मोलर मास कितना आएगा, फटाफट करा करो, 23 गुना 2 प्लस 12 प्लस 48, 48 12 60, 60 और 46 106, ठीक है। 1 माइनस एक्स का क्या होगा, क्योंकि NaHCO3 का बताओ, 23 1 24 12 और 48, 60 और 24 100। 60 और 24 इतने होगा ना, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, 60 61, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करो, थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है। NaHCO3 का बताओ, ये आएगा आपका 84 आएगा, ठीक है ना, 84 आएगा। अब मेरे को ये बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, तो करके दिखाओ। इसको ऐसे लिख देता हूँ, 84x 106 माइनस 106x, जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 190x अपॉन 106, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 106 अपॉन 190। आ रही है बात समझ। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा, अगर आप डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर, 0.558। ये आपका क्या आया, Na2CO3 का मास आ गया। तो बचा हुआ मास क्या होगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 0.45 समथिंग, अगर मैं 55 भी ले लूँ तो, हाँ जो भी है 45 है ना, मान लिया जैसे मैंने। तो अब ये देखो दोनों का मुझे मास पता लग गया, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम आएंगे। अब देखो क्वेश्चन में अब थोड़ा सा क्या पूछा गया है, पहले एक रिएक्शन करो, उसमें आप देखो Na2CO3 प्लस HCl, क्योंकि HCl से रिएक्ट कर रहे हो, क्या बनेगा बताओ। दूसरी बार देखो NaHCO3 से अगर जब आप रिएक्ट करते हो HCl को, तो क्या बनता है, इसमें क्या बनेगा, NaCl H2O और CO2, बैलेंस करो, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 2HCl।
आ रहा है समझ? इसमें बताओ क्या होगा, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? देखो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, Na2CO3 को HCl से रिएक्ट किया तो बैलेंस किया। अब हमें एक चीज़ समझ में आ गई, अगर 106 ग्राम, क्या 106 ग्राम Na2CO3, ये टोटल करके कितना आएगा 35 36.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 73 ग्राम। तो हमें एक चीज़ समझ में आई, 106 ग्राम Na2CO3 73 ग्राम किससे रिएक्ट होता है, HCl से। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो भी मेरा यहाँ पे निकला था कितना ग्राम निकला था, तो मुझे बता सकते हो 0.558 ग्राम कितने ग्राम HCl से रिएक्ट होगा। देखो एक मोल की बात नहीं कर रहा मैं, देखो ध्यान से देखो कि मुझे ये जानना है इतने ग्राम Na2CO3 जब है तो कितना ग्राम HCl इससे रिएक्ट हो रहा होगा। 70, पहले इसको हम 73 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर इतने ग्राम का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी बस। तो समझना है कि इतना हमने यहाँ से निकाल लिया, मान लो ये मेरा आ गया x, इतना ग्राम मेरा HCl रिएक्ट हो रहा है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी कर लोगे, मान लो 84 ग्राम मेरा जो ये है, ये 36.5 ग्राम से रिएक्ट होता है। मुझे अब निकालने के बाद क्या आया था 0.45 ग्राम, कितने ग्राम HCl से रिएक्ट होगा यही पता लग जाएगा। तो टोटल HCl कितना रिएक्ट हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा HCl का अमाउंट कितना है, x + y। आपको निकालना क्या था, देखो यहाँ पर x + y आ गया, मतलब आपका मास आ गया, कितना मास, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास मोलर मास। ये किसका लिख रहे हैं हम, HCl का। जो x + y आपका सॉल्व करके आया वो इधर लिख दोगे, मोलर आपको पता ही है 36.5 है, वॉल्यूम आपको निकालना है वो पता है, मल्टीप्लाई 1000 कर देना, ये 0.1 में इसमें लिख दिया, मोलैरिटी इतनी होनी चाहिए, बस हो गया। ध्यान देने वाली बात क्या थी, क्वेश्चन में लिखा था 1 ग्राम मिक्सचर है NaHCO3 का और Na2CO3 का, तो हमें आपको पहले निकालना पड़ेगा x क्या है, तब बताओगे कि अगर इतना ग्राम HCl तो कितने HCl से रिएक्ट होता होगा, इतना ही है तो इतने ग्राम HCl से रिएक्ट होगा। दोनों का आपने मास प्लस किया, HCl टोटल कितना रिएक्ट हुआ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा टेस्ट स्टेप ज़्यादा थे, समझने का था। तो आई थिंक आपको क्लियर है, 1 to 6 हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जो बच गए हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दूसरे बच्चे भी नहीं आए ना। ठीक है, ओके, अभी क्लास की छुट्टी नहीं है। एक सॉल्यूशन बना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एक ये लिखा है ना ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बना जिसमें हमने क्या मिक्स किया, पहली चीज़ क्या मिक्स करी गई है, 300 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन था, ठीक है, 300 ग्राम ऑफ किस सॉल्यूशन का, 25% सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का सिर्फ 25% हमने जो 300 ग्राम डाला है वो ये डाला। दूसरी चीज़ हमने क्या डाली, 40% सॉल्यूशन था, एक 40% बाय मास वाला सॉल्यूशन था, इसका मतलब 40 ग्राम उसके अंदर क्या था, सॉल्यूट था, 60 ग्राम क्या था, सॉल्वेंट था। ऐसे ही 25 ग्राम हमारा क्या था, सॉल्यूट था, 75 ग्राम क्या था उस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ कि सॉल्यूट कितना ऐड हुआ सॉल्यूशन से, तो सेकंड सॉल्यूशन से कितना सॉल्यूट ऐड हुआ, 160 ग्राम, फर्स्ट इससे कितना ऐड हुआ, 75 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 235, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 300 ग्राम और 400 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, समझ रहे हो, 400 ग्राम का 40% ही क्या था, सॉल्यूट, 300 ग्राम का 25% ही क्या था, सॉल्यूट, बच क्या गया, सॉल्वेंट कितना था, ये पूरा ही सॉल्वेंट था। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, 400 ग्राम का 25%, 75 ग्राम हुआ, 75 ग्राम क्या है, सॉल्यूट,
तो बचा कितना, 225 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट, 225 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट। ऐसे ही 160 ग्राम क्या है मेरा सोल्यूट है, 240 ग्राम क्या है सॉल्वेंट। पर मैं सॉल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो वो कितना होगा, वो कितना होगा 700 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं बोलूँ तो कैसे निकालेंगे, जो भी जैसे मैंने आपको बताया, हाँ सॉल्यूट माइनस कर दोगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो तरीका आपको समझ में आया। तो यहाँ पर कितना था 225 ग्राम और यहाँ पे कितना है 240 ग्राम, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 465 ग्राम। पूछा क्या है मेरे को ये नहीं समझ में आया। अब अगली लाइन तो देखो क्या लिखा है, क्या पूछा है, रिजल्टिंग मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट कितना है इधर, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास डिवाइड बाय सॉल्यूशन का मास 700 मल्टीप्लाई 100। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, या तो 100 में से माइनस कर देंगे, दूसरा तरीका है सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये ऐसे करेंगे, कर लो जैसे मर्जी कर लो, मैंने 2 तरीके से करवा दिया। क्वेश्चन है खत्म है, इस पर थोड़ा समझना था, मैं थोड़ा पहली चीज़ में थोड़ा गलत गड़बड़, हाँ वो, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्या गिवन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, दिमाग भी लगाने के, C2H6O2। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल डाला है कितना 22.6 ग्राम, और वो भी किस में, वाटर में, ठीक है, वाटर कितना लिया हुआ है 2। पूछा गया है क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये हम किस में लेते हैं, केजी में। अब आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सॉल्यूट का मास कितना है 20.6 ग्राम, मोलर मास आप निकाल सकते हो, हाँ जो भी आएगा। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम, मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो 1000, मोलैलिटी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोलैरिटी निकालना है। अगर आपको क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ किसका गिवन है, सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है क्या आपको, बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं इन लीटर। अब ध्यान देना है आपको, अगर आप ध्यान देते हो क्वेश्चन को तो इसमें देखो आपको क्या क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्या, सोचो, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो इधर देखो ध्यान से, बिल्कुल प्लस, देखो 200 ग्राम और 226 ग्राम 422.6 आ जाएगा। ये वॉल्यूम निकाल लोगे यहाँ से, वॉल्यूम इधर लाके पुट कर देना, ये वॉल्यूम आपका ml में निकलेगा क्योंकि डेंसिटी किस में गिवन है, मिलीलीटर में, ग्राम पर ml में। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, समझ गए, 1000 से मल्टीप्लाई, नंबर क्या, ये तो मोलैलिटी निकल गई। अब मैं मोलैरिटी बता रहा था, मोलैरिटी के फॉर्मूले को नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन इधर पुट कर देना, नंबर ऑफ मोल्स तो यही रहेगा, यही वाला चीज़ यही आ जाएगी, इजी, दोनों पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, जरा क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। हमने एक सैंपल लिया पानी का, जिसके अंदर हमने क्या डाला, क्लोरोफॉर्म, क्या डाला, क्लोरोफॉर्म, वो भी कितना डाला है 15 ppm। 15 ppm का मतलब क्या हो गया,
मतलब 1 मिलियन में कितना, 15। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द टर्म इन परसेंट। सबसे पहले आपको किस में एक्सप्रेस करना है, तो 15 10⁶ मतलब 1 मिलियन में इंटू 100। आया समझ, आया श्रुति समझ? बस देखो हमने क्या करा कि कितना है टोटल में, तो परसेंटेज में आंसर आ गया। अगला पार्ट है डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ दी सैंपल। सबसे पहले मोलैलिटी निकालना है, फॉर्मूला लिखेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब इधर क्या है मेरा, क्लोरोफॉर्म, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिख रहे हैं तो ऊपर क्या लिख देंगे, 1000। अब ध्यान से सोचो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। अब देखो आपको गिवन है ना, देखो 15 ppm गिवन था, इसका मतलब 15 जितना भी ले डिवाइड बाय, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको पता है 15 है, मोलर मास आप निकाल लोगे CH3CCl3 का, कितना आएगा 12 + 1 + 3 × 35.5। देखो ध्यान से देखते रहो, इधर लिख लेना बाद में। सॉल्वेंट कितना होगा, ppm का मतलब कितनी क्वांटिटी, 10⁶। तो इधर भी क्या लिख देंगे हम, 10⁶ मल्टीप्लाई 1000। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। बिल्कुल हाँ, सारी चीज़ें थी। ppm पता होना चाहिए बस, पार्ट्स पर मिलियन। ये ऐसी चीज़ होती है जो वीडियो में अभी देख रहे हो, देख लो। ppm मतलब कि जैसे आपको देखा होगा SO2, आजकल सल्फर का लेवल कितना है, 234 है। मतलब 234 पार्टिकल्स हैं सल्फर के 1 मिलियन एयर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हुआ, अगर मैं बोलूँ हाँ पूरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि 15 माइनस 10⁶। तो 10⁶ बहुत बड़ा नंबर है, 15 बहुत छोटा नंबर है, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए मैंने वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या ले दिया, 10⁶। समझ में आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ? अब दूसरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन है वट रोल डज मॉलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। देखो याद रखो कि ये किस टाइप का डिविएशन है, किस टाइप का डिविएशन का एग्जांपल है। देखो जरा, देखो जब भी आपका बॉन्ड स्ट्रांग बने, मतलब ए बॉन्ड एज कंपेयर टू ए बी बॉन्ड, तो ए बी बॉन्ड क्या बन रहा है, ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही होगा, ये तो बात क्लियर है। डेविएशन कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन में हमें पढ़ा है ना कि जो जो बनता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरी बात, इसमें बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का मतलब क्या होगा, OH, वाटर का मतलब क्या होगा, OH, H, इस तरीके से। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। बस इन्होंने यही बोलना था आपको कि OH बॉन्ड बनता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये कौन सा डेविएशन शो करता है, ये इसका आंसर होगा। ये जो सॉल्यूशन है अट्रैक्टिव फोर्स है एक दूसरे के, ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल देखो आप क्या लिखवाए गए हैं थ्योरी में, देखो तो सही। अब थ्योरी में नहीं देखते हो कुछ भी, बुक में पलटने लगते हो। देखो ना थ्योरी में लिखवाया है यार, पढ़ो एक बार थ्योरी में क्या लिखवाया है। नोट्स पढ़ के जाओगे या बुक पढ़ के जाओगे, मेरे को एक चीज़ बता दो। नोट्स में देखो क्या लिखवाया है, आपको भी तो लिखवाया था, नहीं प्रेजेंट थे आप, कॉपी कहाँ गई घर वाली। देखो जो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कैसे इंटरेक्शन होता है अल्कोहल और वाटर में, तो पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो किस टाइप का डेविएशन होगा, जब कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स हो जाए प्रोडक्ट में तो क्या बोलोगे,
पॉजिटिव डेविएशन। बस इतना ही है, 1 से 10 आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। अगले में हम आएंगे 11 से 20।